आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। गाड़ी के उड़ने की साएं साएं की तेज आवाज आई। हवा में ही गाड़ी कई बार पलटी खाने लगी। हमारे हृदय की धड़कन रुक ही गई थी। हमारी गाड़ी फ्लाईओवर से उड़कर नीचे वाली सड़क पर जा रही थी। न जाने कितने लोगों की प्राण पखेरु उड़ने वाली थी। हवा में उड़ती गाड़ी में हम चारों भयावह तरीके से चिल्ला रहे थे। पूरी गाड़ी में उथल पुथल मच गई थी और ये तेज आवाज के साथ गाड़ी जमीन पर आ गिरी। मुझे भी बहुत ही तेज झटका भी लगा। पूरी गाड़ी कांपने लगी थी, शायद इंजन की वजह से। मेरा पूरा शरीर जोर जोर से हिल रहा था। मैं बेहोश सा पड्ढा हुआ था। हल्की हल्की किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कुछ क्षण बाद आवाज थोड़ी साफ सुनाई देने लगी। अबे उठ ना भाई। क्या हुआ बे? कोई मुझे झकझोर कर उठा रहा था। अबे उठ बे, देख पहुंच गए। किसी ने मेरा हाथ पकड़ ढकर खींचा। अचानक मेरी तंद्रा टूटी। मैं पसीने से तरबतर था। आंखें खोली तो देखा हम कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं। उमेश और मुराद मुझे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। भावेश भी उधर ही खड़ रहा था। ओह, तो ये सब सपना था। मैंने अपना माथा पीटा और रूमाल से पसीना सुखाया। क्या रे, सही सो गया तू तो? भावेश ने कहा। अबे साले, सोया नहीं था। बहुत ही बुरा सपना देखा मैंने अभी। प्राण सूख गए थे। मैंने कहा, अच्छा चल कोई नहीं। अब चल, असली प्राण तो अब सूखेंगे बेटा। मुराद ने कहा। सालों, पहले पानी तो पिलाओ बे। मुझे प्यास लग गई थी। उमेश ने पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ाया। फिर गाड़ी से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ बरह चले थे। हमारी योजना केवल और केवल उस मनहूस काली चुन्नी को उसी कब्रगाह पर वापस रखकर भाग आने की थी। अब हम आगे बढ़ने लगे। उस भयानक स्वप्न की वजह से मेरे दिल की धड़कनें तो पहले से ही बहुत तेज हो रखी थीं। बहुत ही बुरा सपना देखा था। हम कब्रिस्तान में प्रवेश कर चुके थे। इस बार का डर पिछली बार से काफी ज्यादा था। हम जब पिछली बार यहाँ आए थे तब हम इन ऊपरी शक्तियों या भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे। हम हंसते खेलते यहाँ आ गए थे, लेकिन उसी दिन से आज तक के हमारे अनुभव ने हमारी पूरी सोच बदल दी थी। उठते बैठते, सोते जागते, यहाँ तक कि शौचालय तक में हम किसी रूह को, किसी भटकती हुई रूह को अपने अंग संग महसूस करते रहे हैं। बावजूद इसके हम इसी कब्रिस्तान में वापस लौटे हैं और भय इस बात का है कि हम फिर वापस लौटेंगे या नहीं। हमें दूर से अपनी गाड़ी दिखाई दे रही थी। इंसान का नामो निशान भी नहीं। इस वीराने में केवल हम चार ही लोग थे। किसी पक्षी तक की आवाज नहीं सुनाई देती थी। हाँ, इस गर्मी में कभी कभी कुछ कौओं की काय काएं सुननी पड़ती थीं, जो जरा भी अच्छी नहीं लग रही थीं। लगता था जैसे वो हमें आगाह कर रहे हो। हमारी जगह कोई भी होता तो उसका इस वीरान पड्ढे कब्रिस्तान में डर लगना स्वाभाविक ही था। हम बहुत सावधानी से अपने कदम बढ़ा रहे थे। पिछली बार और आज के कब्रिस्तान में केवल मौसम का ही अंतर है। पिछली बार बरसाती मौसम था और आज मौसम गर्म है। हवाएं गर्म बह रही थीं। हम सभी रह रहकर अपने पसीने सूखा रहे थे। धूप तेज थी, लेकिन इस घने जंगलों में धूप को भी धरती तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। कब्रिस्तान में तो फिर भी काफी धूप पहुंच रही थी, परंतु इसके आसपास के जंगल में तो जैसे रात का अंधेरा हो। दूर जंगल देखने पर लगता मानो शाम का वक्त हो गया हो। इधर हमारे सामने वही पुरानी कब्रगाह थी। फिर हम चारों भी वहां पहुंच गए। दो पुराने बड्ढे शिलाओं के बीच एक छोटा सा शिला था, किसी छोटे पत्थर जैसा। इन तीनों पर ही कुछ लिखा हुआ था, लेकिन शायद अरबी में ही लिखा था, जिसे न हम पढ़ सकते थे न मुराद। मुराद ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसने इन शिलाओं की एक फोटो खींचने की सोची। उसने मोबाइल का कैमरा चालू किया और उन पत्थरों के सामने झुककर तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। उसने पहले सामने वाले बड्ढे शिला की तस्वीर ली, फिर बीच वाली छोटी शिला की तस्वीर ली। हम उसके पीछे पीछे ही खड़े थे। तभी उमेश चीखा, नहीं नहीं। मैंने उसकी ओर देखा तो वह घबराया हुआ था। मैं भी घबरा गया था। क्या हुआ? उधर। उसने घने जंगल की ओर इशारा किया। वहां लंबे लंबे वृक्ष थे और कुछ धुआं धुआं सा भी था। क्या है उधर?
मुराद ने पूछा। मुंह मुंह मुंह। चेन लगा कोई हमें वहां से देख रहा है। और जैसे ही उधर देखा तो वह गायब हो गया, उमेश ने घबराहट से बताया। हमने उधर की ओर देखा, फिर चारों ओर जंगल में देखा, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं था, और कुछ था भी तो वह थी नितांत शांति। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। यार, ऐसी चीजें तुझे ही क्यों दिखती है यहाँ? मैंने कहा। तू इधर उधर मत देखा कर यार। पहली बार भावेश ने कुछ कहा। गर्मी जैसे अपना प्रकोप दिखा रही थी। जंगलों की वजह से हवा बह रही थी, लेकिन यह कोई अच्छी बात भी नहीं थी, क्योंकि हवा काफी गर्म थी, जैसे लू चल रही हो। मुराद, तूने यहीं से उठाया था क्या ये कपटी ढा? मैंने बैग से वह कपटी ढा निकाल कर कहा। नहीं, उधर दूसरी तरफ से। मुराद बोलते बोलते रुक गया। अब क्या हुआ? अरे उधर जमीन पर देख, हवा कैसे घूम रही है। मुराद ने जमीन पर छोटे बवंडर की ओर इशारा करते हुए कहा। आमतौर पर गर्मियों में सूखी जमीन पर गर्म हवाएं वृत्ताकार गति से ऊपर तरफ उठती हैं और उसके आसपास की धूल मिट्टी कूढ़ा करकट जैसी चीजें घूमने लगती हैं। अबे गर्मी है तो होगा ही ना। चल अब जहां से ये मनहूस काली चुन्नी उठाई थी, उमेश ने कहा। रुक जा, बस इस आखिरी कब्र की फोटो लेने दे, मुराद ने कहा, और उसने फिर से मोबाइल का कैमरा चालू किया और आखिरी शिला की तस्वीर ले ली। देख, तीनों की तस्वीर ले ली। उसने कहा। अबे बाद में देखेंगे, अब जल्दी चल, जितनी जल्दी यहां से निकल जाएं अच्छा है। मेरे हाथ में चुन्नी हवा में लहरा रही थी, लेकिन आज इसका लहराना डरावना था। यूं तो चुन्नियों के लहराने पर काफी गीत बने हैं, लेकिन ऐसी चुन्नी पर नहीं। अबे इस काली नागिन को लपेट लें, भावेश ने मुस्कुराकर कहा। काली नागिन, क्या नाम दिया भाई, उमेश ने कहा। फिर मुराद हमें उस तरफ ले गया जिधर से उसने यह नागिन, मेरा मतलब ये चुन्नी उठाई थी। हम उधर की ओर गए। पैरों ने नीचे सूखे पत्तों की छर्र छर्र की आवाजें आ रही थीं। सामने वीरान जंगल और जगह जगह पर कब्रगाह, असीम सन्नाटा, सूखे पत्ते जो कभी कभी हवा से सरसरा रही थीं। उस दृश्य का वर्णन करना मुश्किल है। जब आप खुद उस जगह होंगे ना, तब कहीं उस भय को, उस सुनसान कब्रगाह में डर को महसूस कर सकोगे। आपने कभी कोई डरावनी भूत प्रेत वाली फिल्में या नाटक तो देखा ही होगा। बस यूं समझो कि जब मैं आगे बारेच रहा था तो लग रहा था कोई कैमरा वाला कैमरे को हिलाता डुलाता हुआ सा इस दृश्य को फिल्मा रहा है, हिलता डुलता सा सामने रास्तों का वीडियो उतार रहा हो। अपने ही दिलों की धड़धकने स्पष्ट सुनी है कभी आपने? कभी ऐसा लगा है कि आपका अपना ही दिल आपसे बगावत कर रहा है और लग रहा हो कि आज वो धड़धक नहीं रहा है, बल्कि आपकी छाती को धक्का मार रहा है? आज कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। धड़धकने मुंह को आ रही थी। हालांकि हम चारों एक साथ ही चल रहे थे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं था कि हमने कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ डीडीआच रखा हो। मुराद हमसे थोड़ा आगे था, लगभग आधा कदम आगे। उमेश पहले तो ठीक मेरे पीछे था, लेकिन वो तेजी से मेरे और मुराद के बीच में आ गया था। भावेश मेरे ठीक पीछे था, वो ही कोई आधे ही कदम पर। उमेश यार, डर सबको लग रहा है, लेकिन इतना क्या डर रहा है कि मेरे कंधे पर सांस ले रहा है आकर, मुराद ने फुसफुसाकर कहा। इस वीराने में फुसफुसाना ही काफी था। अबे भाई, मैं कब तेरे कंधे पर सांसें ले रहा हूं, उमेश फुसफुसाया। हम सभी बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। ये तो हम जान चुके थे कि यहाँ कोई भटकती रूह का साया है, बल्कि साया हमारे ऑफिस से लेकर बेडरूम तक पहुंच चुका था। क्यों, क्या हुआ? मैंने दबी आवाज में पूछा। मुराद ने पीछे मुड़कर उमेश की तरफ देखा, फिर धीमे से बोला, लगा कि कोई मेरे कान के पास सांसें ले रहा है और उसकी गर्माहट मेरे कंधे पर आ रही है। इतने में ही भावेश ने कहा, ऐसा तो मुझे भी लगा था थोड़ी देर पहले, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया। मुझे तो लगा जैसे किसी ने पीछे से फूंक मार कर मेरे बालों को उड्डढ़ाया हो। हम इन बातों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया देते, इससे पहले ही उमेश के चिल्लाने की आवाज आई, जो हमारे ठीक बीच में खड्डा था। वो अचानक छोटा हो गया।
हमने नीचे देखा तो उसके दोनों पैर जमीन में धंस गए थे। वो लगातार चिल्लाए जा रहा था, भाई बचा ले, बचा भाई, मेरे हे बचा लो। लगभग वो गिड़गिड़ाने और रोने सा लगा था, यहां तक कि मम्मी की याद आ गई थी, गर्म हो गई थी। सूरज भी सिर पर आ गया था। चिलचिलाती गर्मी पटड्या रही थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। आवाजें यदि आ भी रही थीं तो हवा से हिलते लंबे वृक्षों की या फिर पैरों के नीचे पड्डीडियेने वाली सूखी पत्तियों की। दिन के समय भी जंगल में सूर्य की रोशनी जमीन तक पहुंचने से डर रही थी शायद, लेकिन यहीं वृक्ष रात के समय दैत्याकृति हो जाते हैं। दिन में इन पेड्डों से इतना भय नहीं लगता था जितना उस रात मुझे लग रहा था। ये पेड है भी तो काफी अजीब ही। इनकी टहनियां इतनी टेरही मेरही हैं, कितने वृक्षों की जड्ढे जमीन के बाहर किसी अजगर की तरह फैले हुए हैं। हम इन सब को पार करते हुए जा रहे थे। मुझे तो लगता कि ये जड्ढे हमें पीछे से अचानक ही लपेट लेंगी। मैं इन भयंकर जड्ढों को जितना भी देखता उतना ही डर लगता। कुछ तो बहुत ही विशाल बरगद और पीपल के पेड़ थे। इनसे तो वैसे ही उत्तर भारत में लोग डर जाते हैं। दिन में जहां लोग इनकी पूजा करते हैं वहीं लोग बताते हैं कि इन पर प्रेतों का बसेरा होता है। बरगद के पेड़ों पर लटके हुए जड़नुमा आकृति और भयावह थी। तुझे किसने कहा था यहाँ आने को पिछली बार? उमेश ने मुराद से कहा। यार मुझे पता नहीं लगा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और तो और मुझे उस समय ऐसा लगा था कि तुम तीनों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। मुराद ने उस दिन वाली बात फिर से दोहराई। अचानक हमें किसी लड़की के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई। आह आह! ये बहुत ही भयानक चीख थी, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत में हो। हम चारों एक दूसरे से चिपक कर खड्डाढे हो गए। हमारे पूरे शरीर के रोंगटे खड्डे हो गए थे। हम चारों एक साथ चिपके चिपके ही आगे बढ़ने लगे। एक एक कदम हम उस चीख आने दिशा की ओर बढ़ रहे थे। हमारे पांव भी कपकपा रहे थे। अचानक बहुत तेज तेज आवाज में किसी के कुछ बोलने की आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन बहुत तेज आवाज में, जैसे कोई बहुत बुढ़िया हो कोई। और अचानक फिर से एक लंबी चीख आई और हम लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गए। ऐसी भयावह चीखें हमने कभी नहीं सुनी थीं। फुसफुसाहट अब भी हमारे कानों में गूंज रही थी, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रही है। हम अब भी जमीन पर गिरे हुए थे। चारों तरफ नजरें दौड़ा रहे थे, परंतु कोई भी नहीं था आसपास सिवाय हम चारों के। अचानक वो काली चुन्नी हवा में लहराने लगी। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ से छूट गई और जमीन से घसीटते हुए जाने लगी। अबे इसे पकड़ हो कोई, वो हवा से उड़ रही हैं, मैं चिल्लाया और खड्डा होकर चुन्नी के पीछे भागा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।